मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम लोग भाषा के अंग लिपि, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली इत्यादि पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं और उनकी परिभाषा पढ़े थे। अभी तक जो भी मेरे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बेल बटन नहीं दबाए होंगे, तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो भाषा के 3 अंग हैं मुख्य रूप से, वर्ण या अक्षर, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण क्या है? तो भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्ण वह मूल ध्वनि होती है, वर्ण वह मूल ध्वनि होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ओ, कहलंत, खहलंत आदि। यानी इसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसके बाद है शब्द। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, राम। घ हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ, घर। तो इसमें र वर्ण है, आ भी वर्ण है, म हलंत भी वर्ण है और अ भी वर्ण है। तो इनको मिल करके बन गया राम। तो शब्द की परिभाषा हम कई तरह से दे सकते हैं। मैंने कहा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में कहें कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। वर्णों या ध्वनियों के वैसे सार्थक मेल जिनका कोई अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। ये भी सही है। तीसरा है वाक्य। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा में कहें तो शब्दों का वैसा सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ एवं उद्देश्य होता है उसे वाक्य कहते हैं। उसे वाक्य कहते हैं। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम अलग शब्द है, पुस्तक अलग शब्द है, पढ़ता अलग शब्द है और है अलग है। लेकिन पढ़ता है को एक साथ भी मिला दे तो वो एक रूप में हो जाएगा, क्रिया का रूप। इस तरह से ये वाक्य के 3 अंग हैं। इसके बाद है लिपि। लिपि क्या है? यहाँ पर हम वर्ण, शब्द और वाक्य जो पढ़े इसका विस्तार रूप हम अलग पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त परिचय ही देना है। चूँकि हम इसके वर्ण के अंग के रूप में जो है, भाषा के अंग के रूप में वर्ण, शब्द और वाक्य को यहाँ पर देखे हैं। आगे जब इसको चैप्टर नेम के रूप में इसको हम देखेंगे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है लिपि। तो भाषा के लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के रीति को लिपि कहते हैं। ये बोलचाल की भाषा मैंने कहा। यदि हम पुस्तक की भाषा में कहें तो मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए, मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी है, कश्मीरी भाषा की लिपि कश्मीरी है, पंजाबी भाषा की जो है लिपि गुरुमुखी है, बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली है, केरल में जो भाषा बोली जाती है मलयालम, उसकी लिपि भी मलयालम है। कन्नड़ भाषा की लिपि कन्नड़ है, उर्दू की फारसी है, फ्रेंच का रोमन है, अंग्रेजी का रोमन है। तो भाषा और लिपि, भाषा को अंकित करने
के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अगला है मातृभाषा, यानी वह भाषा जो अपने घरों में अपने परिवारों द्वारा सीखते हैं वो मातृभाषा है। ठेठ भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहें तो जिस भाषा को हम अपनी माँ द्वारा सीखते हैं वो मातृभाषा है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो हिंदी है, लेकिन हम यदि भोजपुर जिला के रहने वाले हैं तो अपनी माँ से हम भोजपुरी भाषा सीखते हैं तो हमारी मातृभाषा है। यदि हम मिथिला के रहने वाले हैं, हमारी माँ मैथिली भाषा बोलती है तो हमारी मातृभाषा है। यदि हम मुस्लिम परिवार से हैं, हम यदि अपनी माँ से उर्दू भाषा सीखते हैं तो हमारी मातृभाषा उर्दू होगी। यदि पंजाबी परिवार से हैं या पंजाब के रहने वाले हैं, अपनी माँ से, परिवार से पंजाबी भाषा सीखते हैं तो वो जो है हमारी मातृभाषा है। अगला है राजभाषा, यानी जिस भाषा का प्रयोग कार्यालयों में राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है उसे राजकीय भाषा कहते हैं। यानी वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में होती है कार्य, पहले उर्दू में होती थी, अंग्रेज़ों के शासनकाल में अंग्रेजी में होती थी, इस तरह से वो हमारी राजभाषा है। इसके बाद है राष्ट्रभाषा, यानी वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांशतः निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश के लगभग 70% जनता हिंदी भाषा बोलती है, उसे समझती है, लिखती है, उसे अपने कार्य करती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी भाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की दर्जा दी गई, यानी राष्ट्रभाषा के रूप में इसे संविधान द्वारा 24 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी घोषित की गई और इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। कुछ देशों की अपनी राष्ट्रभाषाएं, जैसे भारत का हिंदी, चीन का चीनी, जापान का जापानी, पाकिस्तान का उर्दू, जर्मनी का जर्मन, फ्रांस का फ्रेंच, रूस का रूसी, ग्रेट ब्रिटेन का अंग्रेजी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इनके अलावा एक और भाषा है संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा जो है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब की जो है सीमाओं को तोड़ देती है, सबकी सीमाओं को तोड़ देती है। ये व्याकरण के किसी जो है ना हिस्सा में इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दी जाती है, केवल परिचय के लिए दे दिया जाता है, यानी संपर्क के लिए। हम आप भाई हैं, हम अपनी विचारों को प्रकट के लिए लोकल लैंग्वेज का बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, वही संपर्क भाषा है। बोलचाल में यूँ कहते हैं, यानी जिस भाषा का प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। यानी संपर्क भाषा को यही बोलचाल की भाषा में हम बोली भी कहते हैं, चूँकि बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कुछ ऐसी भाषाएं हैं, हम भाषा ही कहते हैं लेकिन वास्तव में है बोली, जो क्षेत्र विशेष तक सीमित रह जाती है। भारत में लगभग 650 बोलियां बोली जाती है, जैसे मैथिली हो गई, अवधी हो गई, मारवाड़ी हो गई, गढ़वाली हो गई, भोजपुरी हो गई, बांगरू हो गई, ब्रजभाषा हो गई, हरियाणवी हो गई, ये सब जो है बोलियाँ। इसके अलावा देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए इस भाग में। अब अगले भाग में हम लोग व्याकरण पढ़ें। व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या महत्व है, भाषा के क्षेत्र में व्याकरण के कितने अंग हैं, ये सब। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो न पसंद आए तब भी और पसंद आए तब भी कमेंट ज़रूर करिएगा, चूँकि आपके कमेंट से भी मुझे शक्ति मिलती है आगे की वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए उम्मीद है आप लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। जय हिंद,
आप खुश रहें, कुशल रहें। कोरोना काल चल रहा है, इसे सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।